और देखो 23 जीरो है, 3 तो यहीं पर शिफ्ट कर लेता हूँ, 1 2 3, मतलब 23 में से 3 यहाँ पर आ गया, 3 हमने एडजस्ट कर लिया। और कितने यहाँ पर जीरोज आएंगे, 3 तो हट गया ना, 20 जीरोज और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये है एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू। एक सिंपल सी बात, ये एक नंबर है, प्योर नंबर है, इसमें कोई यूनिट नहीं लगेगी, दिस इज प्योर नंबर। एक सिंपल सी बात, अगर मैं कहता हूं कि 1 पेयर ऑफ शू, 1 पेयर का मतलब कितने होते हैं, 1 पेयर का मतलब होता है 2 यूनिट्स होते हैं, 2 यूनिट्स होते हैं ना। एक जोड़े जूते में कितने होते हैं, 2 जूते होंगे ना, है ना, 1 पेयर। ऐसे ही व्हेन आई से 1 डजन, तो 1 डजन बनाना जब हम कहते हैं तो उसमें कितने बनानास होते हैं, 12, है ना, 1 डजन का मतलब 12 यूनिट्स। वैसे ही उसी ग्राउंड पे जब कहा जाए 1 मोल, जब 1 मोल, जनरली हम बनाना या जूते या चीजों के लिए नहीं करते हम, दिस इज डन फॉर नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हम उस लेवल की बात कर रहे हैं। एटॉमिक लेवल पे ये चीजें ऐसे हम यूज करते हैं, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर काउंट को यूजुअली बताने के लिए हम, क्योंकि देखो ना, एक छोटा सा, इतना सा, अगर आपने मान लो कोई जैसे मान लो सोडियम ले लिया, इतना सा, तो उतने से सोडियम में कितने एटम्स होंगे सोडियम के, या एक चम्मच में आपने पानी ले लिया, एक स्पून में पानी ले लिया, उसमें कितना H2O मॉलिक्यूल होगा, तो बहुत बड़ा नंबर होता है वो। तो इसलिए हम ना उसको नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक मोल जो होता है ना, एक मोल इज इक्वल टू दिस 6.022 10⁻23 यूनिट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो आप थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझो इसको, ठीक है, पहले से ही कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इसको, है कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। आप जब 11th में पढ़ोगे ना, 9th में हो अभी, 11th में जब आप पढ़ोगे तो लगेगा यार क्या था ये, कुछ भी नहीं था ये, ठीक है। बट अभी ध्यान से आपको सिस्टम से समझना चाहिए इसको, ओके। तो व्हेन आई से 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब इतने यूनिट्स, अगर तो मतलब इसका मतलब कि मैंने बताया ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स के होते हैं, जनरली हम लेते हैं इसको। सो व्हेन आई से आई हैव 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, यानी कितने सोडियम एटम्स हुए, कितने सोडियम एटम्स हुए, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का मतलब हुआ 6.022 और 20 बार 0 लगाओ, तो सीधे ऐसे लिख दो ना, 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स, सोडियम का सिंबल तो Na है, पता होगा, तो इतने सोडियम के एटम्स हुए। कोई भी चीज का 1 मोल ले लो, ये प्योर नंबर है और उसकी वैल्यू यही है, ठीक है। व्हेन आई से 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना, पानी के मतलब H2O ही होता है ना, सो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कितने वाटर मॉलिक्यूल्स, सिंपल है सर, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, 6.022 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। आ गई बात समझ में, इतनी समझ लो पहले, बाकी चीजें बहुत आसान है। इसके बाद व्हेन आई से 1 मोल ऑफ, क्या ले ले, जो भी तुम बोलो, 1 मोल ऑफ Na+ आयन, कोई भी आयन, मॉलिक्यूल, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी ले लो, ठीक है। सपोज मैंने लिया 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, आयन्स ले लो, कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सपोज मैंने लिया कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम्स हुए सर, 6.022 10⁻23 कार्बन एटम्स। सर और क्या, कुछ भी ले लो यार तुम, हाइड्रोजन एटम ले लो, नाइट्रोजन एटम ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ले लो, 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल्स, 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल्स। इवन चलो तुम ये कह लो कि 1 डजन ऑफ बनाना यानी 12 बनानास होते हैं, 1 मोल ऑफ बनानास यानी इतने बनानास, ये नंबर देखो, ठीक है। सो आप ऐसे याद मत रखो, ये याद रखो, 1 मोल या फिर द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है,
इज 6.022 इंटू 10⁻23। ये ऐसे याद रखना आसान होता है ना। सो दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट 1 मोल ऑफ एनी एटम या मॉलिक्यूल या फिर आयन कंटेन्स। ठीक है, तो जैसे मान लो ये कहते हैं कि इस जार में ठीक है, मान लो ये कहा जाता है 50 मोल ऑफ वाटर है, 50 मोल्स ऑफ वाटर है इस जार में। तो 50 मोल्स का मतलब कितना हुआ? 50 मोल्स का मतलब कितना हुआ? 1 मोल का मतलब कितना H2O होता है? 1 मोल का मतलब इतना H2O होता है। तो अगर 50 मोल कहा गया है तो यानी इंटू 50 कर दो उससे। ठीक है, तो चीजें थोड़ी सी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो सिंपल हो जाती है जब हम मोलार कॉन्सेप्ट में इसको ले जाते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में इसको ले जाते हैं। ठीक है, तो पहले ये समझ लो कि 1 मोल इज अ प्योर नंबर। ठीक है, मैं यहीं लिख देता हूं कि इट इज अ प्योर नंबर। ठीक है ना, जैसे कोई चीज में यूनिट होती है ऐसा कुछ नहीं, ये नंबर है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहां पर कुछ लिखा है मैजिक। सो व्हाट इज द मैजिक रिलेटेड टू दिस नंबर, है ना। ये भी दिमाग में तो ये भी आता ना कि 1 मोल तो चलो ठीक है सर, ऐसा अजीब सा नंबर क्यों लिया 6.022? उससे अच्छा ले सीधे 10⁻23 लेते या सीधे 10⁻20 लेते, अपने मन से लेना तो कुछ भी ले लो। तो ये अजीब सा नंबर ऐसा ही क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या 6 इंपॉर्टेंट है? क्या 2 इंपॉर्टेंट है? क्या खास है इस नंबर में? क्या मैजिक है इस नंबर का, इस डिजिट का, इस नंबर का? वो हम यहां पर आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, दिमाग लगाओगे, ध्यान से देखोगे, एकदम मक्खन जैसा समझ में आएगा। आगे देखते हैं गाइस। ओके, ये वाली चीज मैंने पार्ट 1 में तुमको पढ़ाई हुई है, तो जिसने भी पार्ट 1 देखा है टारगेट सीरीज का तो आप चेक कर लेना। टारगेट 95+ वाले में हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स करा हुआ है पार्ट 1, तो वो चेक कर लेना। आपको ये तो इनिशियल तो पता ही चल जाएगा। अब सिंपल बात है, एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी गिवन एलिमेंट, किसी भी दिया हुआ एलिमेंट का एक एटम का जो मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं मुन्ना? अरे बोलना मुन्नी, क्या है वो? इट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां तक लिख ही देता हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? फॉर एग्जाम्पल जितना एटॉमिक मास हमको पढ़ना है, सारे एलिमेंट्स का नहीं पढ़ना हमको, है ना। तो शुरू के कुछ एलिमेंट्स का, जैसे हाइड्रोजन का एक एटम का मास, हाइड्रोजन का देखो मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट, ऑफ एनी एलिमेंट। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है, और ये एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इनको इन सबको मेजर किया जाता है या तो AMU विच इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, या फिर सिंपली U जिसको यूनिफाइड मास भी कहा जाता है। तो इनको मेजर करने की जो यूनिट है वो ध्यान रखना, आइदर इट इज AMU और U। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है वो सब भी हम उसमें हमने वहां पर देखा हुआ है, तो चेक कर लेना उसको। ठीक है, बहुत छोटी है तो kg से तो बहुत कम है। चलो लिख ही देता हूं यार। 1 AMU is approximately equal to 1.67 into 10⁻⁻27 kg. This is very small number. 1.67 10⁻⁻27 kg. ओके, अब देखते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 यूनिफाइड मास। ठीक है, फिर हमको और कौन सा जानना है मैं आपको उस हिसाब से लिखते जाता हूँ। हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन का एटॉमिक मास याद रखो 12 यूनिफाइड मास। ठीक है, कार्बन। नाइट्रोजन का याद रखोगे 14 यूनिफाइड मास। ठीक है, सो कार्बन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का एक याद रख लो 16 यूनिफाइड मास। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम का एक याद कर लो, सोडियम का 23 यूनिफाइड मास। ठीक है, मैग्नीशियम का 24 यूनिफाइड मास। ठीक है, एल्यूमिनियम का 27 यूनिफाइड मास। ये सब एटॉमिक मास, मतलब एक एक एटम के मास की बात हो रही है। हाइड्रोजन के एक एटम का मास है 1, कार्बन का है 12, नाइट्रोजन का है एक एटम का मास है 14। तो ऐसे एटॉमिक मास बता रहा हूँ ताकि मैं आपको वहाँ पर मोलार मास तक इसको ले जाऊँ। ठीक है, तो आप देख लेना। तो एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन, फॉस्फोरस
फिर है सल्फर, इसका है 31, इसका है 32, ठीक है। फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन का है 37, सॉरी इसका लिखते हैं 35.5। क्यों लिखते हैं मैं आपको बताऊंगा, एटॉमिक मास की बात हो रही है, वाई दिस इज रिटन एज, पर फिलहाल याद रखो 35.5 यूनिफाइड मास, ठीक है। सो सल्फर, क्लोरीन, देन आर्गन, आर्गन का भी नहीं मेजर करना हमको कि मॉलिक्यूलर मास में, हमको पोटेशियम और कैल्शियम, यहाँ तक हमको काम हो जाएगा। सो दिस इज 40 यूनिफाइड मास और इसका है 39 यूनिफाइड मास, ठीक है। मोर देन इनफ, जितना आपको याद रखना है काफ़ी है। तो ये हो गया एटॉमिक मासेस, ये हो गया गाइस एटॉमिक मासेस, मतलब एक एटम, कैल्शियम के एक एटम का मास है 40, ठीक है। अब पोटेशियम के एक एटम का मास है 39 यूनिफाइड मास, तो ऐसे आप याद कर लो, ओके। एक यूनिफाइड मास कितना होता है बता दिया मैंने। अब होता है, अब आ गया मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, जैसे ये मास ऑफ वन एटम को हमने एटॉमिक मास कहा, वैसे ही है ना, ये एलिमेंट के लिए हो गया। वैसे कंपाउंड के लिए क्या लिखा जाएगा, कंपाउंड के लिए क्या लिखा जाएगा गाइस? सो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट को मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, ये सब एटम है क्योंकि ये सब एलिमेंट्स है। जब ये कंबाइन कर जाता है और ये जब ऐसे बन जाता है तो ये क्या हो गया, ये कंबाइन करने के बाद एलिमेंट क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। ये सब एलिमेंट्स थे, ये सब एलिमेंट, ये कंपाउंड बन गया। ये सिंगल सिंगल को हम एटम कहते हैं। जब ये कंपाउंड बन गया ऐसे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसके यूनिट को मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इस टर्म को मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। तो आई सिंपली राइट इट एज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी गिवन कंपाउंड, ठीक है। सो दिस इज मास ऑफ वन एटम। वैसे यहां पर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, यहां पर किसके लिए है, ये एटम किस में होता है, मतलब एलिमेंट में, और मॉलिक्यूल किसका होता है, कंपाउंड का, है ना। सो हियर दिस इज एटम, हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम, और ये तीनों एटम जब केमिकली कंबाइन हो गया तो ये बन गया, ये यूनिट मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट चलो यही लिख देता हूँ कि H2O, जैसे कुछ एलिमेंट्स का हम लिख देते हैं H2O का, हमने किया है लास्ट टाइम, हमने किया हुआ है इस चीज़ को कैलकुलेट। हाइड्रोजन का क्या है, एटॉमिक मास, एक हाइड्रोजन का 1 है, तो 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा 1 × 2 प्लस एक ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है 16। सो दिस इज 2 + 16 कितना हो गया 18 यूनिफाइड मास, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, H2O का मॉलिक्यूलर मास है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लिख दो, कितना है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का मास कितना है 12। सो एक ही कार्बन एटम है यानी 12 यूनिट या 12 यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट, है ना। प्लस ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन का होता है 16 × 2 कितना हो गया 32 + 12 44 यूनिफाइड मास, ठीक है। ऐसे ही तुम निकाल सकते हो मीथेन का CH4 का, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सल्फरिक एसिड का, ठीक है। कई सारे जितने भी हैं तुम उनका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। ये लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिस करा हुआ है, यू कैन स्टिल ऑब्टेन दिस, ओके। एटॉमिक मासेस वहां दिया हुआ है। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास यानी एक एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास यानी एक मॉलिक्यूल का मास। वैसे ही मोलार मास का मतलब है 1 मोल का मास, ठीक है। सो दिस इज सिंपली मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गिवन एलिमेंट और कंपाउंड और आयन, है ना। 1 मोल ऑफ, सिंपली लिख दो एटम्स, या फिर अगर तुमको कंपाउंड दिया है तो क्या होगा मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, ठीक है। 1 मोल ऑफ कोई भी गिवन एलिमेंट का एटम हो या कोई भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो या फिर आयन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हम मॉलिक्यूलर, सॉरी वी कॉल इट एज मोलार मास, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं ताकि थोड़ा आपको सिंपल रखे। 1 मोल ऑफ एनी गिवन केमिकल, सिंपल सी बात है, ऑफ एनी गिवन
केमिकल। अब ये केमिकल एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, या आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। सो 1 मोल ऑफ एनी गिवन केमिकल। तो यहां पर अब थोड़ा सा देखना, मैं यहां पर अब जब लॉजिक बताऊंगा तो चीजें वो जो मैजिक है 1 मोल का वो यहां रिवील होने वाला है। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि हाइड्रोजन का मोलार मास क्या है, या मैं जानना चाहता हूं कि नाइट्रोजन का मोलार मास क्या है, या मैं जानना चाहता हूं कि ऑक्सीजन या जो भी है यहां पर जो भी तुम देख रहे हो उसमें से क्लोरीन का मोलार मास क्या है, कैल्शियम का मोलार मास क्या है। आई वॉन्ट टू फाइंड द मोलार मास। मुझे नहीं पता कुछ और चीज़ है, ठीक है, मुझे यहाँ पर कोई और चीज़ नहीं पता, मेरे को निकालना है मोलार मास। ऐसे ही ये तो हो गया एलिमेंट। ऐसे मान लो कोई कंपाउंड रिलेज, यहाँ पर 2 हमने कंपाउंड लिए वही उठा लेते हैं। वाटर का मोलार मास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलार मास क्या है, आई डोंट नो दिस, निकालना है हमको यार, ऑब्टेन करना है, मिल जाएगा, चिंता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट रखे हैं, ये कंपाउंड रखा हुआ है। सो इसके लिए कैसे निकालना होगा, कैसे निकालना होगा, क्योंकि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, लॉजिक तो हम वही लगाएंगे, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं। अगर एक एटम का मास, जैसे मान लो कि क्लोरीन या मान लो नाइट्रोजन के एक एटम का मास है 14 यूनिफाइड मास, ठीक है, इनटू कितने एटम्स का मास निकालना है, जितने 1 मोल में होते हैं। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। ये मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा यूनिफाइड मास में अपना आंसर होगा, ठीक है। तुम बोलोगे सर हाँ ये तो ऐसे ही आएगा, है ना। ऐसे यहां पर भी वाटर का एक एटम का मास, एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, 18 यूनिफाइड मास। तो 1 मोल का निकालना है, मतलब इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमेशा हमको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मोलार मास निकलेगा। इससे बढ़िया तरीका है कि हम ना इसको ग्राम में, ये यूनिफाइड मास में दिया है ना, हम इसको ग्राम में एक डायरेक्ट तरीके से निकाल सकते हैं। ये यूनिफाइड मास में दिया है ना, मैं इसको ग्राम में, मोलार मास को ग्राम में डायरेक्ट तरीके से लिख सकता हूं। यही मैजिक है इस नंबर का। देखो क्या है वो मैजिक, अब तुमको रिवील होने वाला है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द मैजिक ऑफ दैट नंबर, जस्ट चेक। बहुत मजा आएगा, मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल का। तुम बोलोगे वाह क्या बात है सर, एकदम ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना, देखो 14 यूनिफाइड मास है। 1 मोल यानी 6.022 10⁻23 एटम्स का जो मास है वो डायरेक्टली लिख सकता हूं। 14 को कॉपी कर लो सीधे, 14 जो एटॉमिक मास है उसको कॉपी कर लिया और U को हटा के ग्राम लगा दिया, वाला, ठीक है। तो यहां पर समझ में आ गया लॉजिक क्या है। कोई भी यहां पर किसका निकालना, हाइड्रोजन का कितना है, एक एटम का मास है 1 यूनिफाइड मास, 1 मोल यानी 6.022 10⁻23 एटम्स का मास है 1 ग्राम। ऐसे क्लोरीन का एक एटम का मास कितना है 35.5 यूनिफाइड मास, बस U को हटा के ग्राम लगा देना है, 35.5 ग्राम। सोच रहे हो अब क्यों ऐसा अजीब सा नंबर था 6.022 10⁻23। इट वॉज हैविंग, मतलब कुछ बहुत रिसर्च है उसके अंदर, बहुत कमाल का नंबर है। मैं आपको और बताऊंगा और कमाल क्या है, ठीक है। कैल्शियम का एक एटम का मास है 40 यूनिफाइड मास। 1 मोल का मास कितना हुआ, मास ऑफ 1 मोल या फिर मोलार मास, 1 मोल कैल्शियम का मास कितना हुआ, यानी 6.022 10⁻23 एटम्स। कितने एटम्स हुए, 6.022 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स। इतने पार्टिकल्स का मास कितना है कैल्शियम का, एक एटम का 40 है, इसका हो गया 40, लिख दो, सेम नंबर कॉपी करो, आगे ग्राम लगा दो, ठीक है। और सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मास को ही नंबर तो वही कॉपी किया, आगे ग्राम लगा दिया, तो इसलिए मोलार मास इज ऑल्सो कॉल्ड, समटाइम्स इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक मास के आगे हमने ग्राम लगा दिया, इसलिए मोलार मास को हम ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। सो तुम ये कह सकते हो कि हाँ क्लोरीन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है 35.5 ग्राम, ठीक है, या फिर क्लोरीन का मोलार मास कितना है 35.5 ग्राम, या फिर ये भी कह सकते हो मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन इज 35.5 ग्राम, या फिर मास ऑफ 6.022 10⁻23 एटम्स
ऑफ क्लोरीन इज 35.5 ग्राम। बातें थोड़ी सी चाहिए तो बैक करके फिर देखना, ठीक है, इसको क्लियर कर लो। तो इसलिए इसको ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। अब देखो अगर मॉलिक्यूल है तो क्या सर, कुछ नहीं वही होगा, मॉलिक्यूल है तो क्या, मॉलिक्यूलर मास देखो क्या है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18 ग्राम, 18 यूनिफाइड मास, तो बस 18 कॉपी कर लिया, ग्राम लगा दिया, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है 44 यूनिफाइड मास, 44 कॉपी किया, सिर्फ यू को हटा के ग्राम लगाना, और क्या करना है यार, और कोई नया काम थोड़ी करना है ना। तो बस ये हो गया हमारा इनका मोलार मास, यानी कि 1 मोल ऑफ वाटर का इतना मास है, या फिर मोलार मास ऑफ वाटर इज दिस 18 ग्राम, या फिर मास ऑफ 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज दिस 18 ग्राम। जिस तरीके से बोलना है बोलो। अब जैसे यहां पर हमने लिखा था ग्राम एटॉमिक मास, वैसे मॉलिक्यूल के केस में उसको हम क्या कह सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास ही है, आगे उसको यू हटा के ग्राम लगा दिया। समझ रहे हो इस नंबर का मैजिक। अब देखो, अब मैं आपको रियल मैजिक बताता हूं कि अगर ऐसे नॉर्मली अगर पूछा जाए कि इसके अंदर कितना पानी है, अब देखो यहां मेजरमेंट भी है, अगर आपको दिख रहा हो मेजरमेंट भी है, तो मेजरमेंट की लॉजिक से और हमको इसका जो डेंसिटी है उससे हमको क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ दिया है, ठीक है, और अगर डेंसिटी हमको पता है पानी की, वैसे पता ही होगा, जो हम थ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा, तो इससे हम इसका मास निकाल सकते हैं, व्हाट इज द मास इनसाइड, ठीक है। हमको अगर वॉल्यूम पता है, सोचो यहाँ पर वॉल्यूम पता चल गया और डेंसिटी ऑफ वाटर पता है, डायरेक्टली इसके अंदर कितना मास है वो निकाल सकता हूं मैं, मतलब वजन भी करना नहीं पड़ेगा, व्हाट इज द मास डायरेक्टली आई कैन ऑब्टेन। सो इस मास को यूज करके मैं मान लो ये कह रहा हूं कि इसके अंदर जो मास है पानी का, यानी H2O का, और कुछ भी नहीं है इसमें, प्योर मान लो H2O का जो मास है, क्योंकि वजन करूंगा तो डब्बे का मास आ जाएगा, पर है ना, वो भी हम कर सकते हैं, खाली डब्बे को मेजर कर लिया, फिर पानी भर के मेजर कर लिया, तो पानी का मास माइनस कर लेंगे, निकल जाएगा। बट ऐसे भी है ना, वॉल्यूम है, डेंसिटी पता है, मास निकल जाएगा। अगर मान लो मैंने जो तरीके से जैसे भी निकालना है, मास मैंने यहां पर निकाल लिया कि 180 ग्राम है। अब समझना इस बात को, अगर मान लो मास निकाल लिया, वैसे तो ज्यादा है, पर मान लो मैं कह रहा हूं कि 180 ग्राम है, 180 ग्राम से मैं आपको सीधे बता सकता हूं, अब मोल कॉन्सेप्ट का रियल मैजिक पता चलेगा। मैं सीधे बता सकता हूं कि इसमें अंदाजन कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ये प्योर वाटर है तो इसमें अंदाजन कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है। कैसे सर, ये क्या बता रहे, मतलब ये कोई भी बात मत किया करो सर, लॉजिक दिया करो, मैजिक देखो तुम। H2O है ना, ये 18 ग्राम का मतलब इतने वाटर मॉलिक्यूल्स, 18 ग्राम मतलब 1 मोल है, 18 ग्राम मीन्स दिस मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें कितना, 180 ग्राम अगर है, अगर 180 ग्राम है तो कितना हो गया, अगर 18 ग्राम 1 मोल है तो 180 ग्राम कितना हो गया, 10 मोल हो गया। 10 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल होता है 6.022 10⁻23, अगर 10 मोल है तो क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23, है ना, इंटू 10 कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻24 वाटर मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली आ गया। मतलब जो भी है उसको आप जितना भी नंबर ऑफ मोल्स आया है मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, 10 से 10 मोल था, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया, 18 ग्राम का 1 मोल है, 180 ग्राम मतलब कितना हो, 10 मोल हो गया। नंबर ऑफ मोल जो आ रहा है हम सीधे उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारा वैल्यू। तो ये मैजिक है इस चीज का, सिर्फ वाटर के लिए नहीं, हर चीज के लिए कर सकते हैं हम ये। सो ये है एवोगैड्रो नंबर की ताकत और मोल कॉन्सेप्ट की ताकत, जो केमिस्ट्री में जान भर देता है। इतनी छोटी छोटी चीज़ों को मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमेशा कैलकुलेशन से, लॉजिक से और इस नंबर की मैजिक से हम इसको निकाल पाते। तो आप ये जब समझ जाओगे ना, इस चीज़ का इंटरेस्ट समझ जाओगे, केमिस्ट्री की बेसिक है ये, इसको समझ जाओगे ना, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस। सो होप अगर आपको यहाँ तक बातें समझ में आई ना, तो मेरी रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताना, ताकि ना मैं अपने आप में चेंजेस कर रहा हूँ वेर एवर नीडेड। जहां पर भी आपको कंफ्यूजन हुआ है यहां तक, अभी तक, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर समझ में आया है, यहां तक क्लियर है, दिस इज, समझो फर्स्ट हाफ क्लियर कर लिया आपने, कंसेप्ट क्लियर हो गया, बाकी बातें सुपर क्लियर होंगी। लेकिन मुझे यहां पर स्टॉप करके आप कमेंट करो, जो रुका हुआ है कमेंट करो। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 मोल ऑफ एनी एटम्स
और मॉलिक्यूल्स इज कितना एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है, डैश नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो हमने बता दिया 6.022 10⁻23 एंड कितना ग्राम हो गया, कितना ग्राम हो गया, तो वो तो हमने बताया कि इसमें एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास को लिख दो और आगे ग्राम लगा दो, उतना ग्राम हो गया। ठीक है, सो मोलार मास, एक बात मैं यहीं लिख देता हूं ये वाली पॉइंट पे कि मोलार मास इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास के आगे हम ग्राम लगाते हैं। ठीक है, तो बन जाता है मोलार मास। ओके, सो यहां पर ये टेक्स्ट बुक की कुछ चीज ये देख लो, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, बस रिवाइज करनी जो आपने किया अब तक उसी को रिवाइज करना। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितने एटम्स होते हैं, 6.022 10⁻23 कार्बन एटम्स। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं, 6.022 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, कितना होगा, 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आगे समझ में, ये तो नंबर हुआ, मतलब 1 मोल का जो न्यूमेरिकल मतलब है ना, न्यूमेरिकल जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो वैल्यू यहां पर हमने जान ली, कितना है वो 6.022 10⁻23 एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स जो भी हो। ठीक है, अच्छा अब मास की तरफ देख लेते उस साइड में। सो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज एटॉमिक मास कितना है कार्बन का, 12 यूनिफाइड मास, यू को हटा के ग्राम लगा दिया, 12 ग्राम, है ना। ऐसे ही 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तुम खुद बताओगे यार कितना, 1 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 यूनिफाइड मास, बस यू हटा के ग्राम लगा दिया। 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल कितना मास होता है, इक्वल टू ग्राम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, इक्वल टू रिलेटिव मास ऑफ द पार्टिकल इन ग्राम्स। बात तो वही हुई, रिलेटिव मास ऑफ द पार्टिकल मतलब क्या, रिलेटिव हम करते ना, एटॉमिक मास से जब हम निकालते हैं तो हम रिलेट करके ही निकालते हैं, तो इसलिए उसको रिलेटिव मास कहा जाता है, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास को, क्योंकि किसी एक एटम, बेसिक एटम को रिलेट करके बनाया जाता है ना। तो तुम यहाँ पर रिलेटिव मास नहीं याद रखना, तो सीधे लिखो 1 मोल इज मतलब इन टर्म्स ऑफ मास इट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। तो इन टर्म्स ऑफ मास इट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। आगे देखते हैं गाइस। ओके, सो इसमें इफ कॉस्ट ऑफ 30 पेन इज 150 रुपीज, सर ये कहां से आया, पेन की लॉजिक से कहां से आया, मतलब ये मेरा तरीका है बताने का कि इसको आप करने का, मतलब जो मोल कॉन्सेप्ट है इसको करने के बहुत वेज है। 2 ऐसे वेज जो आपको एकदम सिली तरीके से ले जाएंगे ना, वो मैं बताने वाला हूं। तो पहला तो है, इफ द कॉस्ट ऑफ 30 पेन इज 150 रुपया, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 5 पेन। तो इसमें हम बचपन में कैसे करते थे, मतलब ये बता रहा हूँ आपको, ये तरीका कैसे यूज करते हैं। बचपन में कैसे करते थे कि 30 पेन से हमने पहले, 30 पेन का 150 है तो हम क्या करेंगे, एक पेन का कॉस्ट निकाल लेंगे, है ना। क्या किया जाएगा, 150 डिवाइड बाय 30 कितना आएगा, 0 कैंसिल हो गया, 3 5 5 रुपए का एक पेन पड़ा, 5 रुपए का एक पेन है, 5 पेन का कॉस्ट पूछा, 5 5 25 रुपीज, है ना। ऐसे करते थे। या फिर जो थोड़े बच्चे दिमाग वाले होते थे ऐसे लिख देंगे कि 30 पेन का कॉस्ट है 150 रुपया, तो सीधा करस्पॉन्ड करो 5 पेन का कॉस्ट कितना रुपया होगा, लेट दैट बी x रुपया। अब जैसे दिख रहा है ना, जैसे जैसे पैटर्न दिख रहा है, खचा खच डिवाइड करो। सर ये खचा खच कैसे डिवाइड करते हैं, तो देखो सीधे जैसा दिख रहा है ना पैटर्न, पेन के नीचे पेन लिखा है, रुपीज के नीचे रुपीज लिखा है, चाहे तुम इस लाइन को ऊपर लिख दो या इस लाइन को नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पेन के नीचे पेन लिखा है, रुपीज के नीचे रुपीज लिखा है, बस ये पैटर्न है, सीधा डिवाइड कर लिया। सो डिवाइड कर लिया, 30/5 इज इक्वल टू 150, कहाँ जा रहा है, 150/x, x को यहाँ ले लिया, सो x इज इक्वल टू 150 और 5 ऊपर आ गया और 30 नीचे आ गया, है ना। ये 0 कैंसिल किया, 3 5 5 5 25 आ गया, 25 रुपये आ गया इसका वैल्यू। तो ऐसे भी करते थे, आमने सामने लिखा और सीधा डिवाइड कर दिया, बात वही है, ठीक है। अच्छा,
इसी लॉजिक से, ही सेम लॉजिक से हमको मोल कॉन्सेप्ट करना हो, एकदम सेम लॉजिक से। देखो, इफ मास ऑफ, यहां मास भूल गया लिखना, इफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम इज 23 ग्राम, ये तो हमको पता है, सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 यूनिफाइड मास है, तो 1 मोल का मास कितना होगा 23 ग्राम। कैलकुलेट मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ सोडियम एटम्स। ठीक है, तो हमको पता है भैया, सीधे लिख दो 1 मोल इज इक्वल टू 23 ग्राम, है ना, जिसे आमने सामने बताया मैंने। वैसे यहां पर 0.2 मोल इज इक्वल टू x ग्राम, वो निकाल लो x की वैल्यू। सो 1 सीधा आमने सामने डिवाइड कर दो ना, सीधे मोल के नीचे मोल लिखा है, ग्राम के नीचे ग्राम, चाहो तो ग्राम वाला पहले लिख देते, मोल वाला बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मोल के नीचे मोल और ग्राम के नीचे ग्राम आ गया। 1/0.2 इज इक्वल टू 23/x, x की वैल्यू कितनी हो गई, ये ऊपर गया, 23 इंटू 0.2 आ जाएगा इससे यार, है ना, तो ये हो जाएगा 2.3 इंटू 2 दैट इज 4.6 ग्राम। सही है ना, सही है यार, गलत कहां से होगा। आगे, कैलकुलेट मास ऑफ 0.8 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। सिंपल है यार, नाइट्रोजन है ना, एटॉमिक मास कितना 14 है, एटॉमिक मास 14 है, तो मोलर मास कितना हुआ 14 ग्राम, है ना, तो यानी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास है 14 ग्राम, तो हमको पूछा है 0.8 मोल ऑफ नाइट्रोजन का कितना मास होगा, x ग्राम। ये डिवाइड करो ना सीधा, क्यों परेशान हो रहे हो यार, है ना, 1/0.8 इज 14/x, x की वैल्यू निकाल लो, निकल जाएगा। तुम निकाल के बताना, मैं नहीं निकाल रहा इसमें यार, इतनी मेहनत नहीं करता मैं। अगला सेकेंड वाला, मास ऑफ 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। सो ऑक्सीजन एटम है ना, एटम है ऑक्सीजन का, एक एटम का मास होता है, नहीं यकीन नहीं हो रहा तुमको, ध्यान नहीं है ना, बिल्कुल ध्यान नहीं है, कहाँ गया ऑक्सीजन का, देखो लिखा है हमने, ऑक्सीजन का एक एटम का मास है 16 यूनिफाइड मास। इसको रट लो यार, ये रटोगे नहीं ना गड़बड़ हो जाएगा, इसको पढ़ लेना आप। ठीक है, कहाँ गए, हाँ, सो एक एटम का मास है 16 यूनिफाइड मास। ओके, तो 0.4 मोल्स का कितना हो गया, 0.4 मोल का हमको नहीं पता, तो लेट दैट बी x ग्राम, ऊपर लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन हमको पता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन एटम्स का 1 मोल का मास होता है 16 ग्राम। डिवाइड करो धबाधब, गेट द आंसर।